हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। और आज आप सबके लिए मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास का पोल साइंस चैप्टर फर्स्ट, दो ध्रुवीयता का अंत। सो बेसिकली आसान लैंग्वेज में इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस पिक्चर को समझना पड़ेगा, जिसमें दो कार्टून आपको दिख रहे होंगे। एक अमेरिका का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है और एक रूस का। सो देखिए, चैप्टर को समझाने के लिए आपके लिए दो शब्द हैं जिसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, पूंजीवाद और एक है समाजवाद। पूंजीवाद की अगर हम बात करें तो इसमें एक व्यक्ति होता है, एक निजी व्यक्ति अपने पैसों से उत्पादन के साधनों को लगाता है, उत्पादन के साधनों को स्थापित करेगा। एक तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि वो एक व्यक्ति फैक्ट्री लगाएगा और अपने लाभ कमाने के लिए उत्पादन को शुरू करेगा। यहाँ पर पूंजीवाद का साफ रूप से मतलब होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना चाहता है। ये कुछ लोग भी फैक्ट्री को स्थापित कर सकते हैं और एक अकेला व्यक्ति भी काम को शुरू कर सकता है। पूंजीवाद में सरकार का कम से कम हस्तक्षेप होता है कामकाज में। दूसरी तरफ अगर हम समझें समाजवाद को, तो देखिए समाजवाद का मीनिंग है कि पूरी तरीके से समाज में जितनी भी आर्थिक गतिविधियाँ होंगी उसमें साफ रूप से सरकार का नियंत्रण होगा। सरकार यहाँ पर नियंत्रण इसलिए रखना चाहती है कि समाज में समानता रहे। समाजवाद अक्सर आलोचक रहता है पूंजीवाद का, क्योंकि पूंजीवाद में लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा एक व्यक्ति के हिस्से में चला जाता है, जिससे कि समाज का जो गरीब और मजदूर वर्ग है उसका शोषण होता हुआ नजर आएगा आपको। तो इसीलिए देखिए, इन दो विचारधाराओं को हमेशा से अमेरिका और रूस ने अपने अपने तरीके से समर्थन दिया। अमेरिका पूंजीवाद को समर्थन देता हुआ नजर आया है, जबकि रूस जो है वो समाजवाद को समर्थन देता हुआ नजर आया है। इसी समर्थन की वजह से ज़्यादा देशों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए इन दोनों देशों ने अपने अपने गुटों का निर्माण किया। अगर हम देखें कि पूंजीवाद के जो गुट हैं, अमेरिका के अगर हम गुट की बात करें तो वो नाटो है सबसे पहले, और इसी तरीके से अगर हम रूस के बात करें तो उन्होंने अपने गुटों को बनाने के लिए सोवियत संघ का निर्माण किया। सोवियत संघ की हिस्ट्री को समझने के लिए थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा कि रूस ने कैसे एक 15 देशों का ये समूह बनाया। देखिए, रूस में एक लंबे समय से राजा का शासन था जिसको हम निकोलस जार बोलते हैं, और बेसिकली निकोलस जार के शासन ने हमेशा पूंजीवाद को समर्थन दिया। जैसा कि आपको पीछे बताया गया था कि पूंजीवाद के समर्थन में एक वर्ग का शोषण होता है जो कि गरीब और मजदूर है। निकोलस जार के शासन से बहुत सारे लोग खुश नहीं थे और इस राजा को सत्ता से हटाना चाहते थे। बताया जाता है कि 1917 में लोगों ने यहाँ क्रांति करी रूस में, और इस क्रांति की वजह से एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया कि राजा को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। इसके बाद रूस ने कई देशों को मोटिवेट किया और ये समझाया कि अगर आप अपने देशों में इस सत्ता को ख़त्म करना चाहते हैं और पूंजीवाद का विरोध करते हैं तो हमारे साथ जुड़ें, हम आपकी मदद करेंगे। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए और कई देशों ने रूस का समर्थन लिया, और इस समर्थन के बाद एक नया संगठन का निर्माण हुआ जिसे हम USSR, सोवियत संघ या सोवियत समाजवादी गणराज्य के नाम से जानते हैं। तो देखिए, ये दो टर्म और इसके बाद इसका थोड़ा इतिहास समझना बहुत ज़रूरी था ताकि आपको चैप्टर आसान लैंग्वेज में समझ में आ पाए। अब आगे अगर हम बात करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में, देखिए सोवियत संघ में कुछ मुख्य देश थे, जैसे कि अभी आपको बताया कि इसमें कितने देश शामिल थे, तो ये 15 देश हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके कुछ मुख्य देश जैसे कि रूस, यूक्रेन, बेलारूस, उज्बेकिस्तान और आर्मेनिया, इन कुछ देशों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। चैप्टर की शुरुआत में ही आपको एक बर्लिन की दीवार दिखा रखी है, जिस दीवार को तोड़ते हुए कुछ लोग नजर आएंगे। तो एक समय पर यूरोप एक ऐसा महाद्वीप था जिसको दो भागों में बांट रखा था इन दोनों देशों ने। एक पूर्वी भाग जिस पर रूस का दबदबा था, एक पश्चिमी भाग जिस पर अमेरिका का दबदबा था। इस बर्लिन की दीवार को बताया गया है कि ये शीत युद्ध का प्रतीक है, कोल्ड वॉर। हालांकि शीत युद्ध के बारे में हमने बहुत कम डिस्कस किया, ये चैप्टर नए सिलेबस में से हट चुका है, इस वजह से इसके बारे में अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। सो बेसिकली देखिए, एक समय पर जर्मनी देश की राजधानी थी बर्लिन, और बर्लिन को दो भागों में बांट रखा था। 1961 में एक दीवार बनाई गई, लगभग 150 किलोमीटर की लंबी दीवार है। 1961 में ये बनी, लेकिन 9 नवंबर 1989 में इस दीवार को गिरा दिया गया। गिराने का जो, जैसा कि आपको बताया कि सबसे बड़ा रीज़न है कि इस
दीवार के गिरने के साथ ही दो ध्रुवीयता खत्म हो गई। अब दो ध्रुवीयता को अगर हम समझें तो बेसिकली ये बताने की कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से एक समय पर विश्व में दो सबसे बड़ी ताकत थी, एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ रूस। तो इन दो ताकतों का प्रभाव पूरे विश्व में था और इन दो ताकतों से किस तरीके से कैसी व्यवस्था किस देशों में चली, इसको अब हम आगे समझने जा रहे हैं। देखिए, यूएसएसआर का आपको पूरा नाम बता दिया गया। यहाँ पर समाजवादी व्यवस्था थी, सरकार के नियंत्रण में सारा अर्थव्यवस्था रहेगी। उद्योग, खेत, स्कूल, स्वास्थ्य सुविधा, हर एक चीज़ सरकार नियंत्रण में रखेगी। लाभ का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ गरीब और मजदूर वर्ग पे जाएगा। निजी संपत्ति का विरोध होगा पूरी तरीके से। ये सारी चीज़ें समाजवादी व्यवस्था में शामिल की गई। अब आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछा जाता है वो है 6 मार्क्स का, सोवियत प्रणाली क्या थी और इसकी विशेषताएं बताइए। तो देखिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसा कि आपको बताया गया कि राज्य नियंत्रित अर्थव्यवस्था, इसमें जो सबसे पहली चीज़ शामिल की गई कि सरकार ने अपना हर एक अर्थव्यवस्था के साधनों पर नियंत्रण रखा। संचार प्रणाली, बाजार, परिवहन, कृषि, खनिज, तेल, लोहा, हर एक चीज़ को सरकार ने अपने तरीके से चलाया, अपने तरीके से समाज में उसका प्रबंधन किया। प्रबंधन करने का मतलब है उसको बांटना। इसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ थी, राजा को हटाने के बाद एक ऐसे समाज का निर्माण करना था जिससे कि जनता को लगे कि हाँ, सही में समानता स्थापित हो रही है। तो देखिए, इन सब चीज़ों के लिए क्या किया गया, एक ऐसे समाज की निर्माण किया गया जहाँ पर सरकार हर एक बुनियादी वस्तु को लोगों को उपलब्ध कराएगी। स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, ये बहुत ही कम दामों पर या एक तरीके से कहें ऐसी रेट पर लोगों को मुहैया कराई जा रही थी जो हर एक व्यक्ति उसको आसानी से पे कर सके। लेकिन एक जो आज के लोकतांत्रिक समाज में हमें गलत लगता है, लेकिन उस समय ये चीज़ व्यवस्था थी, वो था कि एक पार्टी का शासन। यहाँ पर साफ रूप से ये कहा गया कि विपक्ष कभी भी सत्ता में अगर रहेगा तो वो ठीक ढंग से सत्ताधारी पार्टी को शासन नहीं करने देगा। इसलिए एक पार्टी का दबदबा यहाँ रखा गया और जिस पार्टी का नाम रखा गया कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी का 70 वर्षों तक पार्टी पर एक तरीके से पूरे यूएसएसआर पर दबाव रहा, एक तरीके से शासन किया इन्होंने। तो अपने आप में ये भी एक विशेषता है जो कि सोवियत प्रणाली को हमें बताती है। देखिए, अगला पॉइंट है अपना रक्षा पर भारी खर्च। चूंकि अमेरिका जैसे देश की विचारधारा को पीछे रखना था, पूंजीवादी व्यवस्था को हराना था और अमेरिका देश से आगे निकलने के लिए साफ रूप से सोवियत संघ ने तय किया कि हमें अपने आप को मजबूत बनाकर रखना पड़ेगा। तो बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हथियारों की होड़ पर खर्च किया जा रहा था। समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर देने के लिए ऐसे हथियार, ऐसे वेपन्स बनाए जा रहे थे जिससे कि अमेरिका को ये दिखाया जा सके कि यूएसएसआर एक ताकतवर देश के रूप में या एक संगठन के रूप में उभर रहा है। तकनीकी आत्मनिर्भरता इसका अगला पॉइंट है। इस पॉइंट में आपको समझाया गया है कि कैसे सुई से लेकर कार तक का आविष्कार यूएसएसआर जैसे देश मिलकर कर रहे थे और परिवहन संचार सुविधा बहुत अच्छी थी। और ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे एक देश अपनी आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर रहा था। और इसके बाद साम्यवाद का प्रचार प्रसार, समाजवाद का ही एक अगला शब्द है साम्यवाद। इसका भी प्रचार प्रसार पूरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत तेज़ी से रूस ने करना शुरू किया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें सोवियत व्यवस्था के बारे में बताती हैं। देखिए, चैप्टर में अगली क्वेश्चन आता है कि एक समय पर ऐसा भी हुआ जब सोवियत प्रणाली का विघटन हो गया या डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, इसको हम पढ़ते हैं। सो इसमें बताया गया कि कैसे लंबे समय तक 70 वर्षों तक अपनी जनता को अपने कामों से कम्युनिस्ट पार्टी ने खुश रखा, लेकिन कुछ कहीं ना कहीं ऐसे कारण थे जिसकी वजह से अब 15 देशों में से कई देशों को ये लगने लगा कि हमें अलग होकर अपनी बेहतर व्यवस्था चलानी चाहिए। सबसे पहला इसका मेन पॉइंट है अलग होने का, वो है स्वतंत्रता का प्रतिबंध। लोगों के पास अपनी अभिव्यक्ति, आंदोलन, इन सारी चीज़ों की आज़ादी नहीं थी। और जब एक देश में इन चीज़ों की आज़ादी नहीं होती तो अक्सर आपसे लोग अलग होना चाहते हैं या आपसे विदा लेना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जिस वजह से लोग अक्सर बताया गया कि कार्टून के जरिए अपनी अभिव्यक्ति को पेश करते थे। और अगर लोगों ने किसी प्रकार का आंदोलन किया तो उनके लिए एक ही चीज़ थी, वो है सजा।
इसके अलावा पार्टी का सत्तावादी रुख, इस पॉइंट में आपको समझाया गया है कि किस तरीके से एक लंबे समय तक पार्टी में, कम्युनिस्ट पार्टी में जो लोग थे वो भ्रष्टाचारी हो गए, किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, जनता के प्रति जवाबदेही, उनको किस तरीके से अच्छा शासन देना है, ये ख़त्म होती नज़र आई। और जिसके बाद अब लोगों में ये सोच उत्पन्न हो गई कि हमें अब यूएसएसआर से अलग हो जाना चाहिए। देखिए, संसाधनों का गलत उपयोग, इस पॉइंट में आपको समझाने की कोशिश की गई कि किस तरीके से सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश भाग परमाणु हथियार, सैन्य सामग्री और बहुत सारी चीज़ों पर खर्च किया, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद जनता के कल्याणकारी चीज़ों के लिए जो पैसा है वो ज़्यादा बचा नहीं। और जब जनता के आप कल्याण के लिए काम नहीं करेंगे तो वो आपकी आलोचना करना शुरू कर देगा। तो इस तरीके से ये चीज़ दिखाता है कि सोवियत संघ से कई देश अलग होने शुरू हो गए। बीच में आपको मिखाइल गोर्बाचेव के बारे में बताया गया। देखिए, उन्होंने 2 सुधार भी किए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त, ये रशियन वर्ड है और इसको हम खुलापन या पुनः रचना बोलते हैं। बेसिकली ये क्या है, 1980 में मिखाइल गोर्बाचेव को कम्युनिस्ट पार्टी का हेड बनाया गया कि ये कुछ बड़े सुधार लाएंगे और जनता जो आंदोलन कर रही है, अलग होने की मांग कर रही है, उससे बचा जा सके। लेकिन गोर्बाचेव ने अमेरिका से अपने संबंधों को अच्छा किया। अपने संबंधों को अच्छा करने के बाद हथियारों की होड़ पर पैसा कम खर्च किया। तो ये सारी चीज़ें थी। अमेरिका से संबंध होने के बाद और हथियारों की होड़ पर पैसा जो एक होड़ है उस पर कई चीज़ें कम हुई, लेकिन अब जनता के बीच में ये बात शुरू होने लग गई कि गोर्बाचेव बहुत धीमे सुधार कर रहे हैं, जिसको लेकर जनता के मन में अब ये था कि इनसे अलग होना बेहतर माना जाएगा। बताते हैं राष्ट्रवादी विचारों का उद्भव। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए कि रूस जिसने यूएसएसआर का निर्माण किया वो अपने आप में पहला देश था जो कम्युनिस्ट पार्टी से अलग हुआ, या एक तरीके से कहीं यूएसएसआर से अलग हुआ। और इसको अलग करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका रही वो थे बोरिस येल्त्सिन। 1991 में बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति बने, जो कि यूएसएसआर अलग होने के बाद की कहानी है। और इसके अलावा एक और रीज़न है जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन हुआ, वो है पश्चिमी देशों के प्रति गलत प्रचार। जनता को समय समय पर बताने की कोशिश की गई कि अमेरिका हमसे बहुत पीछे है, लेकिन जॉर्जिया, यूक्रेन, लताविया, रूस जैसे देश के लोगों को अब ये समझ में आने लग गया था कि यूएसएसआर या कम्युनिस्ट जैसी पार्टी अब सत्ता में शासन करने लायक नहीं है और अलग होना बेहतर विकल्प होगा। इसी चीज़ का आगे फ़ायदा उठाते हुए अमेरिका ने देखिए अपना दांव चला। और इस दांव को अगर हम सीधा सीधा बोलें तो एक स्ट्रैटेजी अमेरिका ने बनाई कि क्यों ना जो अलग हुए देश हैं उनको पूंजीवादी बनाया जाए। पूंजीवादी बनाने के लिए अमेरिका के 2 सबसे बड़ी एक तरीके से हम कहें संस्थाएं जिन्होंने काम किया वो है वर्ल्ड बैंक और IMF, इसको आप समझ सकते हैं। और इन 2 संस्थाओं ने सोवियत संघ से अलग हुए देशों को समझाया कि अगर आपको पूंजीवादी देश बनना है या उस राह पर चलना है तो कैसे आप बहुत तेज़ी से विकसित हो सकते हैं। तो देखिए ये जो स्ट्रैटेजी अपनाई गई, इसी के परिणाम की वजह से हम इसको एक तरीके से शॉक थेरेपी बोलते हैं। या शॉक थेरेपी को और इजी करें तो वर्ल्ड बैंक, IMF ने जो तरीका इन USSR के देशों को दिया पूंजीवादी बनने का, उसको हम शॉक थेरेपी बोल सकते हैं। आगे हम इसकी विशेषताएं और परिणामों पर बात करेंगे। देखिए सबसे पहले विशेषता में आता है निजी स्वामित्व को बढ़ावा। जैसा कि आपको बताया गया था कि सारी संपदा पर सरकार का नियंत्रण था और आगे चलकर साफ रूप से वर्ल्ड बैंक और IMF ने इन देशों को समझाया कि आप अपने विद्यालय, अपने हॉस्पिटल, अपने खेत, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इनको आप निजी व्यवस्था में बदलेंगे, यानी कि आप ये उन लोगों के हाथों में सौंप देंगे जो अपना पैसा लगाकर इसको विकसित करेंगे, लोगों को रोजगार देंगे और कई चीज़ें पे स्थिति में क्या होगा, सुधार होगा। इसके अलावा विश्व बैंक ने देखिए आगे ये भी समझाया कि कैसे मुक्त व्यापार का रास्ता अपनाया जाएगा। मुक्त व्यापार का अगर हम रास्ता बात करें तो सीधा सीधा बेसिकली ये बात की गई कि जितने भी USSR से अलग हुए देश हैं इनको पूंजीवादी बनाने के लिए इनकी अर्थव्यवस्था को अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन जैसी अर्थव्यवस्था से जोड़ा जाएगा ताकि ये व्यापार करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सकें। तो ये 2 मोटा मोटा एक तरीके से इनको ऑप्शन दिए गए। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। लेकिन
इन सारी चीज़ों का जो रिज़ल्ट आया वो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। रिज़ल्ट में बताया जाता है कि किस तरीके से जब निजी हाथों में बहुत सारे उद्योग, खेत और दूसरी चीज़ें सौंप दी गई तो बड़े स्तर पर बहुत सस्ते दामों पर चीज़ें बिक गई। यानी कि वो उद्योग जिसकी कीमत अब तक 100 करोड़ रुपए थी, वो उद्योग मात्र लाखों की कीमत में बिकने जा रहा था। तो देखिए, इन चीज़ों को देखते हुए हमें समझ में आता है कि इसको बड़े स्तर पर उस समय की गराज सेल कहा गया। गराज सेल का मीनिंग होता है कि किस तरीके से आप नई चीज़ों को इस दाम पर बेच रहे जैसे उस पर जंग लग चुका हो, ऐसा लोहा बन गया हो वो, तो सस्ते दामों पर कंपनियों को बेच दिया गया। लोगों की बहुत सारी आर्थिक समस्याएं शुरू हो गई। जैसे ये डिसइंटीग्रेशन हुआ और इन देशों ने पूंजीवादी रास्ते को अपनाना शुरू किया तो कई लोगों के पास जो जमा पूंजी थी वो ख़त्म हो गई, क्योंकि महंगाई बढ़ गई। सस्ते दामों पर एक तरीके से जो चीज़ें पहले सरकार की तरफ से मिल जाती थी वो मिलनी बंद हो गई। इसके अलावा खाद्यान्न सुरक्षा का अंत हो गया। देखिए, सामूहिक खेती से प्राप्त अब जो लोगों के पास अपने खेत थे या लोगों के पास जो अपने अनाज के भंडार थे, वो अनाज के भंडार लोगों ने अब बड़ी कीमतों पे बेचने शुरू कर दिए, क्योंकि अब से पहले सरकार का कंट्रोल होता था और ये सरकार का कंट्रोल पूरी तरीके से अब हट चुका था। इसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, साफ सफाई और जो दूसरी कल्याणकारी व्यवस्था थी वो अब जो सस्ते दामों पर सरकार की तरफ से आपको मिलती थी वो सारी चीज़ें अब बंद हो गई, क्योंकि जैसा कि आपको बताया कि पूंजीवादी व्यवस्था में एक व्यक्ति आपको कोई भी सर्विस देगा तो उसके लिए वो सबसे पहले आपसे लाभ कमाने की कोशिश करेगा, और ये लाभ वाली व्यवस्था ने इन सोवियत संघ के अलग हुए देशों की हालत खराब कर दी। इसके बाद बताया जाता है, देखिए, कि कई मध्य एशिया के देश जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में राजतंत्र आया। यहाँ पर एक व्यक्ति का या सैनिक शासन चला। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखाती हैं कि कैसे यूएसएसआर एक 70 सालों तक अच्छा शासन था, लेकिन उसके बाद ये बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और पूरी दुनिया में ये व्यवस्था आई कि किस तरीके से सोवियत संघ के विघटन के बाद ये मैसेज गया कि पूंजीवादी व्यवस्था ज़्यादा बेहतर है। रूस में समाजवादी क्रांति कब आई? कुछ 1 मार्क्स के क्वेश्चन लास्ट में आपको दिखाने की कोशिश की गई है पीडीएफ में। देखिए, 1917 में आपको याद रखना है। कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक कौन था? किस व्यक्ति ने राजा के शासन को हटाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई? तो इनका नाम आपको याद रखना है, व्लादिमीर लेनिन इनका नाम है। उसके अलावा रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति डिसइंटीग्रेशन के बाद बोरिस येल्त्सिन, जो आपको बताए। और एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आएगा, वो ये है कि तजाकिस्तान में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला? तो ये आपको पॉइंट याद रखना है कि 10 वर्षों तक यहाँ पर गृह युद्ध चला, सिविल वॉर। हालांकि चैप्टर में और भी कई इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि शॉर्ट नोट्स में आपको नहीं समझाई जा सकती, लेकिन पूरी कोशिश की गई है कि लास्ट टाइम रिवीजन पर आपको ये सारी चीज़ें आसान शब्दों में समझ में आ जाएं। आशा करता हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।